डिस्कस अबाउट द ईसीटी टीम। मीन्स ईसीटी जब कोई पेशेंट का करता है तो ईसीटी एक टीम होता है, उसमें कौन सा मेंबर रहता है। फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट रहेगा, एनास्थेशियोलॉजिस्ट रहेगा, क्योंकि ईसीटी देने से पहले एनास्थेशिया देना पड़ता है, जनरल एनास्थेशिया, तो उसके लिए एनास्थेशियोलॉजिस्ट भी रहेगा। ट्रेंड नर्सेस रहेगा एंड एड्स शुड बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईसीटी। ठीक है, तो ये सब टीम मेंबर है, ये सब टीम मेंबर मिलके एक टीम बना के ईसीटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। तो ट्रीटमेंट फैसिलिटी में मेनली 3 रूम होना ज़रूरी है। फर्स्ट जो रूम है ए प्लीजेंट कंफर्टेबल वेटिंग रूम, एक वेटिंग रूम होगा जहाँ पे प्री ईसीटी रूम उसको बोल सकते हैं। मीन्स ईसीटी देने से पहले पेशेंट को वहाँ पे रखना है। एक रूम जो है कंफर्टेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए और प्लीजेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज द ईसीटी रूम व्हिच शुड बी इक्विप्ड विथ ईसीटी मशीन and accessories and anesthetic appliance, suction apparatus, face masks, oxygen cylinders with adjustable flow valves, curved tongue depressor, mouth gags, resuscitation apparatus and emergency drugs. There should be immediate access to a defibrillator. तो फर्स्ट क्या रूम था, जो रूम था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्री ईसीटी रूम और वेटिंग रूम। तब नेक्स्ट होगा ईसीटी रूम, जहाँ पे पेशेंट का ईसीटी देना होगा, जहाँ पे पेशेंट का ईसीटी हम लोग देंगे। तो ईसीटी रूम जो है वहाँ पे बहुत सारा एपरेटस और इक्विपमेंट रहना चाहिए। मेनली तो ईसीटी देने के लिए जो मशीन है उसका एक एक्सेसरीज वगैरह रहेगा, एनास्थेटिक एप्लायंस रहेगा, सक्शन एपरेटस रहेगा, फेस मास्क रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर विथ एडजस्टेबल फ्लो वाल्व रहेगा, टंग डिप्रेशन रहेगा, माउथ गैग रहेगा। क्योंकि जब ईसीटी देना है तब पेशेंट का क्या हो सकता है, टांग बाइट हो सकता है, क्योंकि ईसीटी देने से सीजर होगा, सीजर होने के टाइम में टांग बाइट होने का चांस है। तो उसके प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टांग डिफ्रेशन रखेंगे, माउथ गैग रखेंगे। नेक्स्ट रिससिटेशन एपरेटस, कोई भी पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया तो रिससिटेशन देने के लिए एपरेटस चाहिए, वो रहेगा। इमरजेंसी ड्रग तो रहेगा ही, ये सब रहेगा। और डिफिब्रिलेटर मीन्स पेशेंट को शॉक देने के लिए, कभी कभी कार्डियक अरेस्ट रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने से हम लोग एईडी देके पेशेंट को डिफिब्रिलेशन करते हैं, तो वो भी रहना चाहिए। और लास्ट जो है ए वेल इक्विप्ड रिकवरी रूम, जो रूम होगा वो पेशेंट को रिकवरी करने के लिए वहाँ पे रिकवरी रूम चाहिए, और वहाँ पे भी ऑल इक्विपमेंट रहना चाहिए, वेल इक्विप्ड रिकवरी रूम होगा। तो ये 3 ट्रीटमेंट फैसिलिटी होना चाहिए। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज द नर्सेस रोल। ओके, फर्स्ट प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन। तो कोई भी पेशेंट का ईसीटी देने से पहले क्या क्या इवैल्यूएशन करना है और नर्स का रोल क्या क्या है। डिटेल मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज। तो कोई भी पेशेंट का ईसीटी देने से पहले प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट से मेडिकल साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे, डिटेल हिस्ट्री लेंगे, और पेशेंट का कोई एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है, वो भी जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड फैमिलीज नॉलेज of indication, side effect, therapeutic effect and risks associated with ECT। तो हम लोग पेशेंट का फैमिली का नॉलेज इवैल्यूएशन करेंगे। तो पेशेंट का फैमिली मेम्बर क्या पता है ईसीटी लेके, ईसीटी के ऊपर उन लोगों का क्या आइडिया है, वो हम लोग एसेस करेंगे। और उसके बाद ईसीटी का इंडिकेशन क्या है, साइड इफेक्ट क्या क्या है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, रिस्क क्या क्या है, वो सब कुछ पेशेंट का फैमिली मेम्बर को बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट an informed consent should be taken, allay any unfounded fears and anxieties regarding the procedure। तो पेशेंट के पास से और पेशेंट का फैमिली मेम्बर के पास से कॉन्सेंट लेना है, रिटेन कॉन्सेंट लेना है, और पेशेंट का फैमिली मेम्बर और पेशेंट का फियर एंग्जाइटी वो जो भी है वो हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीड्यूर रिलेटेड, क्योंकि सिंपली हम लोग उसको बोलेंगे क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग ईसीटी में, तो वो बोलने से, सिंपली हम लोग उसको बोलने से उसका जो फियर है ईसीटी रिलेटेड वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एसेस बेसलाइन वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे। पेशेंट शुड बी ऑन एम्प्टी स्टमक फॉर 4 to 6 आवर प्रायर टू ईसीटी। ईसीटी देने से पहले पेशेंट को एम्प्टी स्टमक में रखना है, मिनिमम 4 to 6 आवर उसका एम्प्टी स्टमक रहना चाहिए। ठीक है, withhold night dose of drugs which increase seizure threshold like diazepam, barbiturates and anticonvulsant।
तो वो सब ड्रग नहीं देंगे जो क्या करता है पेशेंट का सीजर थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर सकता है। तो क्या क्या ड्रग हैं, डायजेपम, बार्बिचूरेट, एंटी कन्वल्शन पेशेंट का प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो रात का डोज हम लोग उसको नहीं देंगे। नेक्स्ट, विथ होल्ड ओरल मेडिकेशन इन द मॉर्निंग, पेशेंट का मॉर्निंग में कोई ओरल मेडिकेशन होगा तो वो हम लोग नहीं देंगे, विथ होल्ड करेंगे। हेड शैम्पूइंग इन द मॉर्निंग सिंस ऑयल कॉजेज इम्पीडेंस ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेन, तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा ईसीटी देने से पहले पेशेंट को हेड शैम्पू कराना है। शैम्पू कराना क्यों है, पेशेंट का हेयर में ऑयल होगा तो वो क्या करेगा, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पास करने में दिक्कत होगा क्योंकि ऑयल कॉन्डक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके वजह से प्रॉब्लम होगा, ईसीटी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो हेड शैम्पू वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनी ज्वेलरी, प्रोस्थेसिस, डेंचर्स, कॉन्टैक्ट लेंस, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स एंड टाइट क्लोथिंग शुड बी रिमूव फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी। तो ओटी का प्रिपरेशन सबको पता होना चाहिए। ओटी का प्रिपरेशन के पहले क्या क्या करते हैं, सेम है यहाँ पे भी, ज्वेलरी, प्रोस्थेसिस, डेंचर, कॉन्टैक्ट लेंस, मेटालिक कोई भी ऑब्जेक्ट, टाइट क्लोथिंग सब कुछ रिमूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्टी ब्लैडर एंड बाउल जस्ट बिफोर ईसीटी, ईसीटी देने से पहले बाउल एंड ब्लैडर को भी एम्प्टी करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 mg एट्रोपिन IM और सबक्यूटेनस 30 मिनट्स बिफोर ईसीटी और IV जस्ट बिफोर द ईसीटी। तो कोई पेशेंट को एट्रोपिन देना पड़ेगा 0.6 mg, IM में देख सकते हैं और सबक्यूटेनस भी दे सकते हैं। तो IM और सबक्यूटेनस देंगे तो ईसीटी देने से 30 मिनट्स पहले देना पड़ेगा क्योंकि IM और सबक्यूटेनस देने से उसका एक्शन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और IV देंगे तो जस्ट ईसीटी स्टार्ट होने के पहले देने से ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे इंट्रा प्रोसीड्यूरल केयर। तो जब ईसीटी देंगे, ईसीटी जब देगा तब क्या क्या केयर देना पड़ेगा पेशेंट को एज ए नर्स। प्लेस द पेशेंट्स कंफर्टेबली ऑन द ईसीटी टेबल इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को ईसीटी टेबल में सुपाइन पोजीशन में रखना है, कंफर्टेबली रखना है। स्टे विद द पेशेंट टू एले एंग्जाइटी एंड फियर, पेशेंट के साथ रहना पड़ेगा, उसका एंग्जाइटी और फियर को रिड्यूस करना है। Assist in administering the anesthetic agent thiopental sodium 3 to 5 mg per kg body weight and muscle relaxant 1 mg per kg body weight of succinylcholine। तो जब एनेस्थेसिया देगा तब उसके साथ असिस्ट करना पड़ेगा। थियोपेंटन सोडियम देते हैं मेनली, एनेस्थेटिक एजेंट 3 to 5 mg per kg body weight और मसल रिलैक्सेंट देते हैं सक्सिनलकोलिन 1 mg per kg body weight। Okay, next, since the muscle relaxant paralyzes all muscles including respiratory muscle, patent airway should be ensured and ventilatory support should be started। तो मसल रिलैक्सेंट देना पड़ेगा मसल रिलैक्सेंट तो पहले ही दे दिया था। मसल रिलैक्सेंट देने से क्या हो रहा है, बॉडी में जो भी मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी मसल भी तो है, तो रेस्पिरेटरी मसल भी पैरालिसिस हो जाएगा, तो पेशेंट का रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। तो उसके लिए पेशेंट का एयरवे को पेटेंट रखना है और पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है। तो थ्रू मशीन पेशेंट का रेस्पिरेशन चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट, माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड टू प्रिवेंट पॉसिबल टंग बाइट। माउथ गैग एक apparatus होता है, वो मुंह में इंसर्ट करना है जिसके वजह से पेशेंट का टंग बाइट नहीं होगा, ठीक है। The places of electrode placement should be cleaned with normal saline or 25% bicarbonate solution or a conducting gel applied। तो जो इलेक्ट्रोड प्लेस करना है बायलैटरली और यूनिलैटरली, जहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस करना है वहाँ पे क्लीन करना है। कहा किससे, नॉर्मल सलाइन से कर सकते हैं, 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से कर सकते हैं और कॉन्डक्टिंग जेल रहता है वो अप्लाई करने से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटर द वोल्टेज, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस गिवन। जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हम लोग देंगे पेशेंट को, उसका वोल्टेज, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ये सब मॉनिटर करना है हम लोगों को। नेक्स्ट, मॉनिटर सीजर एक्टिविटी यूजिंग काफ मेथड। तो एक मेथड होता है काफ मेथड, मीन्स बीपी काफ जो है उसको कहाँ पे प्लेस करना है, एंकल के थोड़ा ऊपर में, तो वहाँ पे बीपी कफ रहेगा और बीपी कफ को इन्फ्लेट करना है। पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी जितना होगा उससे 30 to 50 mg उसका प्रेशर ज़्यादा करना है, जिससे क्या होगा, पेशेंट का होल बॉडी में और सीजर हो रहा है नहीं हो रहा है, मोटर सीजर हो रहा है, मोटर एरिया में सीजर हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग उससे मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
100% ऑक्सीजन सैचुरेशन शुड बी प्रोवाइडेड। पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन हर टाइम 100% रखना है। ड्यूरिंग सीजर मॉनिटर वाइटल साइन, ईसीजी, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ईईजी। तो जब सीजर हम लोग देखेंगे उसके साथ साथ क्या क्या देखेंगे हम लोग, पेशेंट का वाइटल साइन देखेंगे, ईसीजी देखेंगे, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है थ्रू पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग देखेंगे, और ईईजी चेक करेंगे। ईईजी मशीन भी रहेगा और उसका प्रोब भी लगा हुआ रहेगा, तो ईईजी देखेंगे। मीन्स ईईजी जो है वो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल करंट और अप्लाई करने से जो ब्रेन में नर्व इम्पल्स हो रहा है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख पाएंगे। ठीक है। रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स एंड मेडिसिन गिवन इन द पेशेंट्स चार्ट्स। तो जो भी पेशेंट को हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं और कोई भी फाइंडिंग, एबनॉर्मल फाइंडिंग और जो पॉजिटिव फाइंडिंग भी होगा तो सब कुछ पेशेंट का चार्ट में हम लोग को रिकॉर्ड करके रखना है। ये है पेशेंट का इंटर प्रोसीड्यूर केयर। एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट पोस्ट प्रोसीड्यूर केयर। मॉनिटर वाइटल साइन मीन्स ईसीटी देना हो गया, अभी क्या क्या केयर देना है पेशेंट को प्रोसीड्यूर के बाद में। फर्स्ट, मॉनिटर द वाइटल साइन। नेक्स्ट, कंटिन्यू ऑक्सीजनेशन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट्स। ऑक्सीजन पेशेंट को देना ही पड़ेगा जितना टाइम तक उसका स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं आ जाए, तब तक पेशेंट को ऑक्सीजनेशन में रखना है। एसेस फॉर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन रेस्टलेसनेस। पेशेंट का ये प्रोसीड्यूर होने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन। वो एसेस करना पड़ेगा कितना कन्फ्यूजन हो रहा है और रेस्टलेस है या नहीं है वो भी देख करना पड़ेगा। चेक सेफ्टी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजुरी। पेशेंट का सेफ्टी प्रिकॉशन भी लेना है क्योंकि ऐसा कंडीशन में पेशेंट का पोस्ट प्रोसीड्यूर केयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का सेफ्टी, क्योंकि पेशेंट का साइड लाइन पोजिशन में रखना है। ये ओटी के बाद जब हम लोग कोई भी पेशेंट को पेशेंट का जनरल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को क्या करते हैं, साइड लाइन पोजिशन में रखते हैं, क्योंकि मासल रिलैक्स होता है, उसके वजह से वॉमिटस, म्यूकस सिक्रेशन वो आ सकता है और वो एस्पिरेट करके क्या होता है, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने के लिए हो सकता है। इसलिए पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन में रखेंगे तो एयरवे भी पेटेंट रहेगा और कोई भी सिक्रेशन आएगा तो इजीली वो निकल जाएगा, कोई भी एस्पिरेशन नहीं होगा। सक्शनिंग टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ सिक्रेशन। सक्शनिंग एपार्टस जो भी है वो प्रिपेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सक्शन हो, कोई भी सिक्रेशन आया तो वो एस्पिरेशन नहीं होने के लिए हम लोग उसको सक्शन करके निकाल देंगे। यूज़ ऑफ साइड रेल्स टू प्रिवेंट फॉल्स। पेशेंट अभी भी सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी हो सकता है, तो साइड रेल प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे पेशेंट का फॉल नहीं होगा। तो ये पेशेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज एन आज पेशेंट के ऊपर सेफ्टी जो है वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पोस्ट प्रोसीड्यूर केयर में आता है। ठीक है। इफ़ देयर इज अ सिवियर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, IV डायज़ेपम में बी एडमिनिस्टर। तो पेशेंट का पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन जो बहुत सीवियर हो गया, पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो गया, तो ऐसा कंडीशन में पेशेंट को हम लोग क्या दे सकते हैं, डायज़ेपम प्रोवाइड कर सकते हैं, IV डायज़ेपम दे सकते हैं। ठीक है। रीओरिएंट द पेशेंट आफ्टर रिकवरी एंड स्टे विथ हिम अंटिल फुली ओरिएंटेड। पेशेंट को रीओरिएंटेशन कराना पड़ेगा रिकवरी के बाद, उसके बाद उसके साथ ही रहना पड़ेगा जितना टाइम तक वो फुली रिकवर्ड नहीं हो जाए और फुली ओरिएंटेड नहीं हो जाए। ओके। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग्स एज रेलिवेंट इन द पेशेंट्स रिकॉर्ड। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, फाइंडिंग्स वगैरह है, वो पेशेंट का रिकॉर्ड में रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, फाइंडिंग्स वगैरह है, वो क्या करना है, पेशेंट का रिकॉर्ड में रहना चाहिए। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द today's class. Okay, please watch this video and I give you a link in the description box. Please check this link and you can understand what is the ECT procedure. Okay, thank you for watching.